जम्मू कश्मीर सरकार ने अपोलो अस्पताल के साथ एमओयू पर दस्तखत कर दिया और इसके तहत जम्मू कश्मीर में आइंदा 2 साल के अंदर 250 बेड का अस्पताल तैयार किया जाएगा। कल ही जम्मू में अपनी तरह से पहले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामी ग्रुप्स ने शिरकत की थी। अपोलो अस्पताल के साथ एमओयू पर दस्तखत करते हुए इस बात का भी ऐलान किया गया कि अस्पताल बनने से लेकर आवाम को सुपुर्द किए जाने के बाद तक हजारों की तादाद में लोगों को, खासकर नौजवानों को रोजगार मिलेगा। Serious shortage of any private sector capacity in the health sector. All of us from Jammu or Kashmir division have to go to either Punjab or Delhi to get any treatment. This can't be an acceptable mode in a state like Jammu and Kashmir, which requires higher quality of health facilities, which is available across the country. So here we are in the new central sector scheme package where hospitals are also included, providing them adequate incentives so they are attracted towards Jammu and Kashmir. It's a very attractive package, the very best the country has offered. So yes, I can confirm to you that the very best groups will be here shortly in the next few months, signing similar MOUs, and we have global companies also coming. And the hospital is a dream project, not only for the Apollo Group, but for the government of India. And we are planning a 250-bed hospital in the first phase, which will scale up. But more than anything else, we are looking at doing skilling and training for people of this part of the region, because to us, the people are beautiful people, and with the right training and the right skilling, they can find job opportunities within the hospital system, because it will be a minimum of 1,000 people in phase 1 who will get jobs and job opportunities. But they will be able to work anywhere in the world, because that's the kind of training which we will be able to give them. वजीर दफा राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 27 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल इफ्तिताह किया। उन्होंने एलएसी और एलओसी तक जाने वाली सड़कों पर बने 24 पुल और 3 सड़कों को मुल्क के नाम सुपुर्द किया। इस दौरान वजीर दफा ने कहा कि सुरक्षा, सड़कों, सुरंगों समेत कई शोबों की तरक्की में बीआरओ की बहुत बड़ा ताउन रहा है। इनमें जम्मू कश्मीर में 9, लद्दाख में 5, हिमाचल प्रदेश में 5, उत्तराखंड में 3, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में एक पुल है। वहीं लद्दाख, कश्मीर और सिक्किम में एक सड़क बनाई गई है। इन सबसे खास बात यह है कि सिक्किम में बीआरओ ने क्लास 70 का पुल तैयार किया, जिसकी मदद से भारतीय सेना के टैंकों को ढोका जाया जा सकेगा। और बीआरओ ने सड़कों और पुलों का जाल इसलिए बिछाया ताकि एलओसी और एलओसी तक फौज की मूवमेंट को आसान बनाया जाए। इस साल अब तक बीआरओ ने 102 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का काम पूरा किया है। आज हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा पथों का लगातार निर्माण कर रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम हमारी सुरक्षा, संचार और व्यापार के उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए अपने अतीत के दौरों को पुनः प्राप्त करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज राष्ट्र को समर्पित की जा रही सड़कों में से सबसे महत्वपूर्ण सड़क शिशुमले टेमचौक सड़क है। दक्षिणी लद्दाख में उमलिंग लापास पर 19,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर निर्मित यह रोड अब दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बन चुकी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे देश के रक्षा मंत्री जनाब राजनाथ सिंह ने बहुत से प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इसमें मुझे भी इस अपने दूर दराज इलाके मिच्छल के ब्रिज का इनाग्रेशन करने में बहुत खुशी महसूस हुई। एक दीरीना डिमांड थी। यह इस इलाके के लिए पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 6.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और शॉर्ट टाइम। मैं ज़िला डोडा के तमाम जनता को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बीआरओ द्वारा ये हमारा जो डोडा भदरवा रोड है, इसमें बहुत जगहों पे पुलों की रिक्वायरमेंट थी, बहुत पुराने पुल थे, तो उनको अब नए सिरे से पुल बनाने का काम इन्होंने शुरू किया है। और मुझे लगता है कि ये पिछले 2 महीने में ये दूसरा इनागुरेशन आज होने यहाँ पर हुआ और इसका इनागुरेशन हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने हमारी यूटी के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे, जो पुल थे, कुछ सड़कें थी, उनका आज इनागुरेशन किया है। और इसी मौका पर हम यहाँ पर गुतासा ब्रिज के नाम से ये जो जगह है, यहाँ पर ये पुल बना हुआ था, तो इसका आज ठीक 12 बजे इसका इनागुरेशन किया गया।
जम्मू कश्मीर की सियासत में एक और नई सियासी पार्टी ने कदम रखा है। नाम है नेशनल यूथ पार्टी। नाम से ही जाहिर है कि पार्टी नौजवानों को साथ में लेकर चलने की तैयारी में है। पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल्ला चटवाल ने ऐलान किया कि पार्टी आने वाले असेंबली इंतखाबात में शिरकत करेगी। एडवोकेट काजी अयाज अहमद को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी तकर्रूर किया गया है, वहीं यूसुफ पॉस को भी सेक्रेटरी बनाया गया। आज हमारी स्टेट बॉडी जो जम्मू कश्मीर की, उसकी हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो इसलिए जो हमारी स्टेट बॉडी फ़िलहाल जो हमने कश्मीर से तश्कील दी है, उसकी तश्कील अमल में लाई जाएगी अभी। तो ये लीडरान जो हजरात हमारे पास बैठे हुए, ये हमारी स्टेट बॉडी है। और जुम्मा के दिन हमारा जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बाकी स्टेट बॉडी हम जम्मू से जुम्मा के दिन तश्कील देंगे। बांदीपोरा में JKPM के चेयरमैन और DDC मेंबर हाजिन बी डॉक्टर मुस्तफ़ा खान और PRI और मकामी लोगों के साथ आरगाम में पुरअमन एहतजाज किया गया। एहतजाज में गुजर बकरवाल के लोगों ने SGDB के दर्जा देने का मुतालबा किया। इस दौरान जिले भर के मुख्तलिफ मकामात से आए हुए लोगों ने PRI ने रिजर्वेशन में अलग कराने की मांग की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इससे मुत्तहिक है, लेकिन हम इससे महरूम हैं। हमारे यहाँ यूथ और हमारे बुज़ुर्ग सब लोग जमा हुए, हमने एक खामोश एहतजाज दर्ज करना है। पहला ये कि हम ST लोग हैं, हमारा जो कोटा है 10%, इसमें किसी किस्म की कमी हमें नामंजूर होगी। और ST में जो STGB है वो हमारा कोटा अलग किया जाए। ये आपके ज़रिए से हम गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि हमें उस जो STGB है, यहाँ इस वक्त पॉपुलेशन के लिहाज से बांडीपोरा में सबसे ज़्यादा गुजर आबादी है और सब ST हैं, और फिर भी हमें अपना हक नहीं मिल रहा है। हम 1945 से लेके 1951 से लेके इस वक्त तक अपने हक के लिए तड़प रहे हैं, और हमें हमारा हक दिया जाए, हमें STGB कोटा अलग किया जाए। मैं आपको बता दूं कि गुजर बकरवाल वो कौम है जो पहाड़ों पे रहती है, दूर दराज इलाकों में रहती है। मैं आपको बताना चाहूँ कि 90 का दौर भी जो भी हालात हुए, अगर किसी कौम पे 100% इम्पैक्ट या असर पड़ा है तो वो हम गुजर बकरवाल पे पड़ा है। जो जिस तरह से ST जिस मकसद के लिए हमें दी गई थी, हमने वो मकसद हासिल नहीं किया, हर लिहाज से आप देख सकते हैं। लेकिन अब जाके एक चीज़ हमें राहत की सांस हमने ली थी कि जब डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया और ये कहा गया कि जो बैकवर्ड सेक्शन है उनकी जो अपलिफ्टमेंट करने के लिए हम जो है उनकी नमंदगी उनको देने के लिए हम जो है डिलिमिटेशन कर रहे हैं, तो हमें खुशी हुई। बांडीपुरा मेन कॉन्स्टिट्यूंसी में, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूंगा, मेन बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। हमारी यहाँ पे जो 41,000 जो पॉपुलेशन दिखाई है एज पर सेंसस 2011, हमें उस पर भी शक है, क्योंकि जब ये सेंसस होती हैं हमारे लोग इससे अनअवेयर हैं, वो बहकों में होते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि ये क्यों हमें जो है गिन रहे हैं। पाकिस्तान की जेलों में हिंदुस्तानी कैदियों के साथ कैसा बर्ताव होता है, ये सब जानते हैं। इमरान खान के नए पाकिस्तान में कैदियों पर टॉर्चर की गवाही जी सलाम पर सुनिए। 29 साल के इंतजार के बाद जम्मू के कुलदीप सिंह वतन वापस लौट आए। वालदा, बेटे और अपनी अहलिया से मिलकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान की जेल में बिताए दिनों को याद करते हैं, वो कांप जाते हैं। अगर मैं जिंदा हूं तो ये सिर्फ भगवान की कृपा है। लौट आया हिंदुस्तान का लाल, इमरान के जुल्म सितम की गवाही। मुझे बहुत ज़्यादा टार्चर किया गया है, 3.5 साल तक मुझे टार्चर सेलों में रखा गया है। यह है जम्मू के कठुआ जिले के रहने वाले कुलदीप सिंह। 29 साल बाद जुमे को कुलदीप सिंह की वतन वापसी हुई। मौका खुशी का था तो घर पर शादी जैसा माहौल था, बैंड बाजे का भी इंतजाम था, लड्डू बांटे गए। मकवाल गांव में कुलदीप के घर पर शादी जैसा माहौल था, जैसे कोई दूल्हा बारात लेकर आया हो। बुजुर्ग मां कृष्णा देवी बेटे को गले लगाकर उसके माथे को चूम रही थी, तो अहलिया ने शौहर को हार पहनाया।
इस दौरान उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। साल 1992 जब कुलदीप सिंह 24 बरस के थे तो गलती से बॉर्डर के पार चले गए थे। पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद उन्हें हिंदुस्तानी जासूस करार दे दिया गया और उन्हें 25 साल की सजा सुनाई गई। मैं गलती से सरहद पार कर गया था। मैं बार बार बताता रहा लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन ना आया। उन्होंने मेरे पे जासूसी का इल्ज़ाम लगाया है और 25 साल मुझे उन्होंने कैद दिए। 29 साल के बाद मुझे वो रिहा कर रहे हैं। कोट लखपत जेल में बंद उन पर बहुत ज्यादतियां हुई। पूछताछ के नाम पर कई सालों तक टॉर्चर का दौर चला। खुद कुलदीप से सुनिए इमरान खान के नए पाकिस्तान में जुल्म का सच। मुझे बहुत ज़्यादा टार्चर किया गया है। 3.5 साल तक मुझे टार्चर सेलों में रखा गया है, जहाँ बेतहाशा मुझ पर टार्चर किया गया है। और अगर मैं ज़िंदा हूँ तो ये सिर्फ भगवान की कृपा है, वरना जो टार्चर उन्होंने किया है उससे ज़िंदा रहने की उम्मीद नहीं कम थी। सजा पूरी होने के बाद वतन लौटने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करने में पाकिस्तान ने 1 साल का लंबा वक्त लगा दिया। कुलदीप के आने से मां से बिछड़ा बेटा, अहलिया को शौहर और बेटे को खोया हुआ वालिद मिल गया। कुलदीप के बिना अहलिया ने इतने साल काटे कैसे, ये वही जानती है। अब भी दुख भरे दिन को याद करके वो रो पड़ती है। हमें उम्मीद थी कि एक दिन वो वापस जरूर घर में आएंगे। हमारा छोटा बच्चा था तो 3 महीने का था जब वो छोड़ के चले गए। तो फिर मैं इधर नहीं रही, मैं अपने मायके में चले गई। मेरे भाई आए और बच्चे को वहाँ में ले गए। दुख था कि वो नहीं है घर में। बड़े कष्टों से पाला है बच्चे को। कुलदीप का बेटा मनमोहन जब 3 साल का था तब वो उससे बिछड़ गए थे। आज मनमोहन को 29 साल की जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिल गया है। मेरे पापा 29 साल के बाद पाकिस्तान जेल लाहौर से घर वापस आया। हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है। जब मैं मिला पापा से तो पहली बार मुझे पापा निकला, बहुत खुशी। अहले खाना और गांव वालों के मुताबिक कुलदीप का मुल्क लौट आना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। आज कुलदीप के चेहरे पर खुशी है, लेकिन पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बिताए हर पल को याद कर आज भी उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। जम्मू से जी मीडिया के लिए राजू केरनी की रिपोर्ट।